पिता के देहांत के बाद उनको महसूस हुई। बचपन में वो अफ्लुएंट श्रीमंत परिवार में ही थे और उनके जो सपने हैं वो भी काफी राजकुमार के जैसे कि वो घोड़े को लेके ऐसे जा रहे हैं। तो गरीबी का भी उन्होंने अनुभव किया और बचपन में श्रीमंती का भी उनको अनुभव आया, तो मैंने पढ़ा। नहीं, ठीक है, मैं आपको कह देता हूँ ना कि जो उनके पिताजी हुआ करते थे बंगाल के समय में, बंगाल में उस समय पर तो वकीली का कोई वो तो मिलता नहीं था। जो भी थोड़ा बहुत जो ठीक ठाक लोग हुआ करते थे शहर के या गांव के, वो लोग लोगों के बीच जाकर अपना कराने लगते थे क्या होता था। और बंगाल उस समय के भारत में बंगाल वन ऑफ द रिचेस्ट स्टेट हुआ करता था। रिचेस्ट स्टेट मतलब अगर मध्य प्रदेश में और यहां पर लोग 10 रुपए में जीवन यापन करते थे तो वहां का जो एक सामान्य वर्ग होता था वो कम से कम 11 रुपए में जीता था। लिटरली वो बंगाल की स्टेटस थी। इसलिए बंगाल को निचोड़ा भी ब्रिटिश ने, सबसे पहले उसी को निचोड़ा, क्योंकि उनको पता था कि यहां पर पोटेंशियल क्या है। नहीं तो 1910 तक को शिफ्ट होने की सोचे नहीं थे वहां से। जब सब निचोड़ लिया, जब वहां पर कार्यक्रम दूसरे चलने लगे, सामंतशाही आ गई, सामंतशाही बहुत हावी हो गई, तब उन्होंने काम करना शुरू किया। लेकिन जो मैं गरीबी की बात कहता हूं, मैंने ये बात इसलिए कही थी क्योंकि अरिस्टोक्रेटिक, जो अरिस्टोक्रेट की बात होती है ना, वो इतना एफ्लुएंट होता है जिसको कभी सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और जरा सोचिए, आप जरा अपने आज के आधार पर सोच लीजिए कि एक परिवार जिसके पिताजी केवल चले जाए और वो सालों में गरीब हो जाए, इसका मतलब है कि दिनचर्या रोजमर्रा के जीवन पर चलती थी। कि अगर हमारे एक ड्राइवर होते हैं, अगर मान लीजिए दुर्भाग्य से उनको कुछ हो जाए तो उनके जो परिवार, अगर परिवार में स्त्रियां काम नहीं करती, जो होगी वही दशा उनकी हो गई। जरा सोचिए ना कि क्या वो अरिस्टोक्रेट फैमिली है। मैं इसलिए बात को लाना चाहता हूं क्योंकि अगेन ये हमारा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। कबीर को पूजने में लोगों को बड़ी बड़ी वो लगती, गरीबों का है वो। ये होता है क्योंकि कबीर की बात हो, जो भी हमारे वो लोग रहे हैं जो गरीब परिवारों से आते रहे हैं ना, हमारा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उनको ईश्वर मानने में थोड़ा सा, क्योंकि बड़ी इजी तरीके से बता दिया जाता है। मजेदार तथ्य यह है कि वो लोग भी जो जरा सा भी रिचनेस में नहीं आते हैं, उनको हम रिच बना देते हैं क्योंकि इससे हमको लगता है कि भाई हमारी आदत है, ये हमारा कॉन्सेप्ट है। अगर अरिस्टोक्रेट वाली बात होती, अगर वो बड़े वेल ऑफ फैमिली से होते, हर एक बच्चे का जो सपने होते हैं वो सपने विवेकानंद के भी थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर एक बच्चे के वही सपने होते हैं कि घोड़ों पर चकपक करता हुआ वो भी चले, क्योंकि वो भी देखता है, वो बच्चों से अलग तो नहीं। लेकिन अरिस्टोक्रेट होने का मतलब ये होता है कि इतना अलाव हो। अरबिंदो जो थे, श्री अरबिंदो, वो अरिस्टोक्रेट फैमिली से थे कि उनके पिताजी क्या वो सब कुछ चले गए तो भी जिंदगी भर वो खाते पीते रहे, उनको कोई दिक्कत नहीं थी, इतना पैसा था। वो अरिस्टोक्रेट फैमिली से थे जिन्होंने विवेकानंद जी को बड़ा माना। लेकिन विवेकानंद जी अगर अरिस्टोक्रेट फैमिली से होते और घर पे रोटी खाने को ना हो तो अरिस्टोक्रेट की एक नई डेफिनेशन हमको लानी पड़ेगी, रिचनेस की एक नई डेफिनेशन। कि उस जमाने में जो लोग बंगाल के रियली पैसे वाले लोग होते थे, उन्होंने अभी तक खा रहे हैं, उनको अभी तक कमाने की जरूरत नहीं पड़ी, इतना पैसा था। तो मैं बिल्कुल किसी तारतम्य में उनको इसलिए नहीं मानना चाहता क्योंकि हम अपने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में उनको आज अरिस्टोक्रेट बना रहे हैं। 100 साल के अंदर होगा ये कि हम सिद्ध कर देंगे कि बड़े रिच परिवार के थे, लेकिन हम उसको एक साइकोटिक कॉन्सेप्ट उसका हम नहीं देख रहे। और खासकर ये जो अंग्रेजी वाले जो लोग अब पकड़ में हैं, उनको सिद्ध करना जरूरी होता है क्योंकि उनको लगता है कि यार गरीब परिवार का आदमी और कहां से इतना इंटेलेक्चुअल हो सकता है कि उसने तो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल को हरा दिया। कि अजीत सिंह जैसे इंटेलेक्चुअल को विवेकानंद जी 2 मिनट के अंदर शांत कर देते और अजीत सिंह कहता है कि यार तुम तो विवेकानंद हो। अजीत सिंह उस जमाने में भारत के वो व्यक्ति थे जिनके पास बड़े बड़े लोग बात करने से घबराते थे, क्योंकि अगर उनके साथ बात की जाए दुनिया के किसी भी सिद्धांतों, नियमों, विज्ञान की, वो इतने वेल वर्स थे कि आप चाहे पारसी की बात करें, इस्लाम की बात करें, हिंदुओं की बात, आप किसी की बात तो करें, नृत्य से लेकर ईश्वर तक की वो यात्रा करा देते थे। विवेकानंद जी जब उनके पास जाते हैं, उनके गेस्ट रहते हैं, उनके साथ 20 मिनट की बातचीत होती है और विवेकानंद जी
को पैर पकड़ कहते हैं कि यार तुम विवेकानंद हो। तो ये हमारा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो रहता है ना कि भाई एक क्योंकि एक हमारी एक और परिभाषा है, वो परिभाषा भी कहीं ना कहीं हमको हिलाती है कि हम सबसे पहले लाकर खड़ा कर देते हैं ना कि भूखे पेट भजन कहां से होंगे, कि हम ही सिद्ध करना चाहते हैं कि गरीबी में ईश्वर कभी फलित नहीं होता। ये कहीं ना कहीं, मैं इनको गलत नहीं मानता, इनके पीछे समाज की गहरी धारणा रही, लेकिन अब ये धारणा एक दूसरे तरफ जा रही है उस सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स दुनिया में, जहां पर वो लोग, आपको पता है कबीर के जो दोहे हैं, मुझे पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने दोहे पढ़े हैं। कबीर के दोहे आज दुनिया में वो दोहे माने जाते हैं जिनके ऊपर संगीत के सबसे बड़े बड़े प्रयोग हो रहे हैं, हमारे हिंदुस्तान में भी और हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी। वहां कबीर को लेकर आज जो, क्योंकि अब कबीर को लोग, जब लिटरेचर बढ़ा, जब आगे गया, तो आज कबीर के संबंध में जितनी समझ लोगों में आ रही है उतनी पहले कभी नहीं थी। उनके एक एक दोहों के ऊपर आज बड़े बड़े विचार विमर्श चल रहे हैं। हम और आज आप कबीर को केवल गाकर बैठ जाते हैं, लेकिन बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में आज कबीर के ऊपर मूवीज रिलीज हो रही हैं, बड़ी बड़ी मूवीज, बड़े बड़े डिबेट चल रहे हैं कबीर को समझने के लिए। लेकिन एक बहुत बड़े वर्ग में कबीर को भी और कमाल को, दोनों को रिच बनाने की कोशिश भी हो रही है, क्योंकि हम गरीबी के आधार पर धर्म से आया हुआ कोई अर्थ देख ही नहीं सकते। हमको बड़ा अचरज लगता है, इसलिए मैं वो बात कहा, क्योंकि एक बहुत बड़े अर्थों में ये खेल चल रहा है और इस खेल को खेल की तरह तोड़ देना बेहद जरूरी है। नहीं तो होगा ये कि हम डिसाइड करेंगे कि ईश्वर हो कौन सकता है, किन परिवारों से होकर आएगा, फिर हम सोचेंगे किन जातियों से होकर आएगा, फिर हम सोचेंगे किन प्रदेशों से होकर आएगा, फिर हम ये भी सोचेंगे किन राष्ट्रों से होकर आएगा। ये चल रहा है, चलता ही रहेगा। इनको तोड़ने की बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने वो बातें कही। सत्तर मिनट हो चुके हैं, पूर्ण विराम देना चाहूंगा। आप सभी को एक बार और प्रणाम।